हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि जो सीरीज़ चल रहा है मॉक टेस्ट का, उसके अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं और आज के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जीएस पार्ट के। तो जीएस में हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न को देख रहे हैं। जो भी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसी टॉपिक को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और रिजल्ट की जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही दोस्तों, इस पे मॉक टेस्ट करवाया जाता है, तो आप पहले पार्ट से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने लिख दिया है, जीवन में अगर सफल होना है तो ये 5 बातों को कूड़ेदान में डाल दो। पहली चीज़, लोग क्या कहेंगे। जैसा कि आप कोई भी काम करते हैं तो इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। दूसरी, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप ना कर पाएँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो। यदि आप ठान लेंगे तो उसे कर लेंगे। तीसरा, मेरा मूड नहीं है। आप कभी भी काम को टालने की आदत निकाल दीजिए दिमाग से कि अभी नहीं करेंगे, मेरा मूड नहीं है। ये सब आलसी लोगों के गुण होते हैं और ये लोग कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। चौथी चीज़, मेरी किस्मत ख़राब है। दोस्तों, किस्मत को दोष देना सबसे बड़ा गुनाह होता है, तो आप ये मत कभी कहिए कि मेरी किस्मत ख़राब है। पांचवी, मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, सबसे बेहद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि आप वर्तमान समय में कौन सा काम कर रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई को टालते हुए आप ये सोच रहे हैं कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इन सारी 5 बातों पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में मत लाइए। कभी भी इस तरह के बहाने मत बनाइए। तो इस 5 बातों को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और हम लोग आज टेस्ट पे चलते हैं। आज का प्रश्न नंबर पहला है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर पर, बी अनंत पर, सी 25 मिलीमीटर पर, या डी 25 मीटर पर। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहा है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा अनंत पर। क्योंकि जो मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक दिखाई देता है। जहाँ जहाँ जाएंगे आपको वैसे वैसे उसका अनंत दूरी बढ़ता चला जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, या डी सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। प्रश्न नंबर तीसरा है, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो सिग्नल में आपको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आसानी से आना चाहिए। लाल रंग का प्रयोग होता है क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है। तो इन सारे रंगों की अपेक्षा लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है कम होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए आवेश का, विद्युत, बी ऊर्जा का, सी विभवांतर विद्युत, या डी शक्ति का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऊर्जा का। अब हम ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए, बंदूक से छोड़ी गई गोली लक्ष्य से टकराकर विस्थापन उत्पन्न करती है। कार्य की भांति ही ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है। तो जब भी आपसे कोई ऊर्जा का परिभाषा पूछे तो आप यही बताएंगे, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होगा और यह एक अदिश राशि है। ये 2-3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए तांबा का,
बी प्लेटिनम का, सी टंगस्टन का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन ए ओम मीटर, बी ओम प्रति मीटर, सी मीटर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो दोस्तों राइट आंसर होगा ओम मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा एरर हुआ है, यहाँ पे आप उत्पन्न पढ़ेंगे। ऑप्शन ए अमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, या सी जनित्र, या डी मीटर। आपको क्वेश्चन पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनित्र। जैसा कि हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं, जनित्र इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं अमीटर किसे कहते हैं या अमीटर का प्रयोग कहाँ होता है। तो अमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका उपयोग विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए किया जाता है, ये याद रखेंगे। गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो गैल्वेनोमीटर केवल मामूली धारा का पता लगा सकता है, इसलिए बड़ी धारा नापने के लिए इसे अमीटर में बदला जाता है। तो इन दो चीज़ों को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे या फिर कहीं नोट डाउन कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोकस लेंस, या डी बेलनाकार लेंस। राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं कि उर्दू वर्ड याद कर लीजिए, क्योंकि उर्दू जब याद करेंगे तो दूरदृष्टि और उत्तल लेंस, यानी कि जिसको दूरदृष्टि दोष रहेगा वो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेगा और जिसे निकट दृष्टि दोष रहेगा वो अवतल लेंस। तो आप उर्दू वर्ड को हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। या दीर्घ दृष्टि पूछे या दूरदृष्टि पूछे, आंसर वही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। यदि आंख पे जो तेज लाइट आती है प्रकाश की तो क्या होगा उस टाइम। ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, या डी पास्कल। तो आप भौतिक विज्ञान का थोड़ा सा भी कुछ पोर्शन पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया जाता है कि भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो न्यूटन को कहा जाता है। आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षता का सिद्धांत, और दाब का नियम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पास्कल के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है। प्रश्न नंबर 12 है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। ऑप्शन ए निकट की वस्तुओं को, बी बड़ी वस्तुओं को, सी दूर की वस्तुओं को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग नाम पे मत जाइएगा, दूरदृष्टि दोष जिसको रहता है उसे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो राइट आंसर जो होगा दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इसके बारे में बात करते हैं। इस दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। इस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो नाम का बिल्कुल विपरीत होता है, आप लोग इस बात को ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 13 है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पीत बिंदु, बी अंध बिंदु, सी निकट बिंदु, या डी दूर बिंदु। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंध बिंदु। प्रश्न नंबर 14 है, मानव नेत्र में होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस बी उत्तल दर्पण, और डी अवतल दर्पण। यहाँ पे लेंस और दर्पण दे दिया है तो आप लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे कि दर्पण में क्या होता है और लेंस में क्या होता है। तो जब मानव नेत्र में बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लेंस होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, यानी कि जब सूर्य उगता है या अस्त होता है तो उस समय कैसा दिखाई देता है? ए लाल, बी नीला, सी काला या डी पीला। दोस्तों इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा लाल। क्यों होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जैसा कि सिग्नल वाले में क्वेश्चन में भी बात किए थे हम लोग, अतः हमें सूर्य लाल रंग का दिखता है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा इस क्वेश्चन को तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कि प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, बी 1 मिनट, सी 4 मिनट या डी 3 मिनट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए, 2 मिनट का अंतर होता है। प्रश्न नंबर 17 है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ऑप्शन ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम या डी सभी कथन सत्य हैं। तो इंद्रधनुष जो बनता है आपको आसानी से पता होना चाहिए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो ऑप्शन ए है लाल, बी काला, सी पीला या डी नीला। तो दोस्तों जब आप बहुत हाई ऊपर चले जाते हैं वायुयान से, तो वहाँ से जो आकाश का जो रंग होता है आपको पता होना चाहिए, काला दिखाई देगा। और नीला क्यों दिखाई देता है? ये वायुमंडल के कारण और सूर्य के किरणों के कारण दिखाई देता है। तो इस वजह से जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? ऑप्शन ए कार्निया, बी रेटिना, सी आइरिस या डी पुतली। तो जो प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पे पड़ता है वो दोस्तों होता है रेटिना। राइट आंसर हो जाएगा आपका रेटिना। रेटिना पर ही वो प्रतिबिंब पड़ता है। प्रश्न नंबर 20 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर या डी मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो दोस्तों होता है टेस्ला। राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। प्रश्न नंबर 21 है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धारा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होना चाहिए। डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए अस्थायी चुंबक, बी नाल चुंबक, सी विद्युत चुंबक या डी सामान्य छड़ चुंबक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत चुंबक। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कन्फ्यूज़न दूर होंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो आप इसको अच्छे तरह से थोड़ा नोट भी करते चलेंगे और हमेशा के लिए इसका रिवीजन करते रहें। प्रश्न नंबर 23 है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए हाथ और पैर, बी मांसपेशियां तथा हृदय, सी हृदय तथा मस्तिष्क या डी नेत्र तथा दृक् तंत्रिका। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हृदय तथा मस्तिष्क। ये मानव की वे 2 महत्वपूर्ण भाग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 24 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए इस्पात, बी नरम लोहे, सी पीतल या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है नरम लोहा। और आज का अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैक्सवेल ने, बी फ्लेमिंग ने, सी फैराडे ने या डी एम्पियर ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। आप लोग इसे याद कर लेंगे। हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा
पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। तो जब भी पूछेगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप इसका राइट आंसर फ्लेमिंग को टिक करेंगे। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आप स्कॉटिश वैज्ञानिक इसको याद कर लेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है, और आप प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन बड़े आराम से होगा। और ऐसा नहीं है कि केवल हाई कोर्ट में ही आपके ये काम आएगा, बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उन सारे एग्ज़ाम में ये कारगर होगा। वहीं से सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। और दोस्तों पूरी कोशिश की गई है कि इसमें कोई त्रुटि ना हो, लेकिन इसके अलावा कोई त्रुटि हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।